नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पति की मौत के बाद जब बेटे ने ठुकराया तो ईश्वर ने की ऐसी कृपा कि एक बूढ़ी माँ को बच्चे मिल गए और अनाथ बच्चों को एक माँ। प्रेमलता जी और हरिप्रसाद जी एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। हरिप्रसाद जी सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाया करते थे। प्रेमलता जी बहुत ही घरेलू महिला थीं। उनका स्वभाव इतना सरल था कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने के बाद उनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। वह जितनी घरेलू महिला थीं, उतनी ही वह सुंदर भी थीं और गुण तो उनमें मानो कूट कूट कर भरे थे। वे कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, बिल्कुल वैसी थीं प्रेमलता जी। उनको घर के घरेलू काम से लेकर खेतों के काम, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और गाना बजाना जैसे सभी काम जो कि एक गृहिणी को आने चाहिए, वे उन सब कामों में निपुण थीं। और शायद यही कारण था कि हरिप्रसाद जी के माता पिता को एक ही नज़र में भा गई थीं। जब से हरिप्रसाद जी की माता जी प्रेमलता जी से मिली थीं, तब से वह उनकी पढ़ाई करते थकती न थीं। सारे मोहल्ले में, गांव में उन्होंने शोर मचा रखा था कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी होने वाली बहू वैसी है। और उनका सरल स्वभाव हरिप्रसाद जी के घर में सबको अपना बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ। अब प्रेमलता जी और हरिप्रसाद जी की शादी हो गई और अब वे दुल्हन बनकर इस घर में आईं तो उन्होंने घर की खुशियों में जैसे चार चांद लगा दिए। जैसा हरिप्रसाद जी की माताजी ने सोचा था, प्रेमलता जी उससे भी कई गुना अच्छी निकली। उन्होंने शादी के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पर ले लिया। हरिप्रसाद जी की माताजी तो उनका साथ पाकर जैसे फूली न समाती। कभी कभी हरिप्रसाद जी के पिताजी भी उनकी माताजी को चिढ़ाते हुए कह देते, अरे भाई, बहू की ज़्यादा पढ़ाई मत किया करो, कहीं किसी दिन किसी की नज़र लग गई तो ठीक ना होगा। उधर प्रेमलता जी हरिप्रसाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन जिम्मेदारियों को निभाने में जी जान से जुट गईं। अब प्रेमलता जी की शादी को 2 साल होने को आए और अब शादी के 2 साल बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। अपने घर में पोता होने की खुशी में प्रेमलता जी की सास ने न जाने कितनी खुशियां मनाई और उन्होंने उसका नाम खुशी से आदित्य रखा, ताकि वह सूर्य की तरह हमेशा चमकता रहे। जब हरिप्रसाद जी के घर बेटे का जन्म हुआ था, तभी हरिप्रसाद जी और प्रेमलता जी दोनों ने उसी समय सोच लिया था कि वे अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा कर ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। इसलिए हरिप्रसाद जी ने अपने बेटे आदित्य का दाखिला अपने ही स्कूल में करा दिया। आदित्य भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और धीरे धीरे करके आदित्य अब 12वीं कक्षा में था। तभी से वह आईआईटी की कोचिंग में जाने लगा। ईश्वर की कृपा से उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। वहाँ से उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और हैदराबाद में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी लगा ली। अब तो आदित्य के माता पिता भी बहुत खुश थे कि अब हमारे साथ ही रहेगा वह, क्योंकि
बेटे की नौकरी अपने ही शहर में थी, तो उन्हें लगा कि बेटा हमेशा उनके पास ही रहेगा। अब वह उन्हें छोड़कर दूर भी नहीं जाएगा, क्योंकि नौकरी यही है, अपने ही शहर में। अब जब आदित्य की नौकरी लग गई तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। पहले तो आदित्य शादी के लिए मना करता था, लेकिन जब अपने माता पिता के ज़्यादा जोर देने पर उसने शादी के लिए हाँ कर ही दी। बस फिर क्या था, हरि प्रसाद जी और प्रेमलता जी ने उसे बहुत सारी लड़कियों के फोटो दिखाए। जब भी आदित्य ऑफिस से वापस आता, तब उसके माता पिता लड़कियों की फोटो लेकर उसके सामने बैठ जाया करते थे। यह अच्छी है या यह अच्छी है। अब आदित्य भी परेशान हो गया था। फिर हार कर उनमें से एक लड़की तीनों को पसंद आ गई थी। जो लड़की तीनों को पसंद आई, उस लड़की का नाम अंजलि था। अब आदित्य और उसके माता पिता अंजलि को देखने के लिए उसके घर पहुंचे, तो अंजलि उन तीनों को ही पसंद आ गई। और फिर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर हरि प्रसाद जी और प्रेमलता जी ने अपने बेटे आदित्य की शादी अंजलि से करवा दी। अंजलि शादी करके ससुराल में पहुंच गई थी, क्योंकि अंजलि भी नौकरी करती थी और वह आजकल की लड़की थी। हरि प्रसाद जी और प्रेमलता जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अंजलि भी ऑफिस जाती थी। इसलिए प्रेमलता जी ही घर के सारे कामकाज खुद ही कर लिया करती थीं। वह बहू से कोई काम न करवाती थीं, जैसा कि उनका स्वभाव था। वह बहुत ही समझदार महिला थीं। वह हमेशा यही सोचा करती थीं कि अगर आदित्य की जगह मेरी कोई बेटी होती तो मैं उससे भी तो काम नहीं करवाती, और फिर अंजलि भी मेरी बेटी ही है, और जब मैं अपनी बेटी से ही काम ना करवाती तो अंजलि से क्यों कराऊं। लेकिन अंजलि को यह बात कहाँ समझ आती थी। अंजलि तो अपने गुरूर में जैसे पता नहीं 7वें आसमान पर चढ़ी हुई थी। उसके सुबह उठने के बाद उसके चाय के कप से लेकर उसका लंच बॉक्स और डिनर तक प्रेमलता जी उसको हाथ में बनाकर देती थीं। उसके बाद भी उसका कुछ अलग ही एटीट्यूड रहता। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी सास इतनी बुजुर्ग हैं, मैं थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा दूं। वह घर का कोई भी काम न करती। अगर छुट्टी भी होती तो इधर उधर की बातों में अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर पूरा दिन बिता देती, लेकिन कोई भी काम नहीं करती। बल्कि उसे इतना तक सलीका नहीं था कि वह घर में किसके सामने कैसे बात करती है और कैसे कपड़े पहनती है। हालांकि प्रेमलता जी और हरि प्रसाद जी ने उसके किसी भी काम पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसका जो मन करता, जैसे मन करता, वह काम वैसे ही करती। लेकिन फिर भी प्रेमलता जी को अंजलि की एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वह थी कि अंजलि घर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती थी। ना वह यह सोचती कि मेरे ससुर इस घर में हैं, ना वह यह देखती कि मेरी सास मुझसे बड़ी हैं। बस छोटे छोटे कपड़े पहने और पूरे घर में घूमती रहती। हालांकि प्रेमलता जी उसे कपड़े पहनने को मना ना करती, लेकिन वे हमेशा बस इतना चाहती थीं कि अंजलि कम से कम अपने कमरे में वह जैसे भी रहे,
पर बाहर तो बड़ों का लिहाज उसे रखना चाहिए। एक दिन प्रेमलता जी ने देखा कि अंजलि छोटे कपड़ों में जैसे ही बाहर आई, हरिप्रसाद जी वहां से चले गए। तब प्रेमलता जी ने अंजलि से कहा, बेटा, मैं नहीं कहती हूँ कि तुम साड़ी पहनकर घर में घूमो, पर कम से कम घर में सूट तो पहन लिया करो। इस बात पर अंजलि आग बबूला हो गई, मानो जैसे ही उसकी ईगो हर्ट हो गई हो। वह इतना गुस्सा हुई कि आदित्य से उसने न जाने उसके माता पिता के खिलाफ कितनी सारी बातें बनाकर आदित्य के कान भर दिए और आदित्य को हरिप्रसाद जी और प्रेमलता जी के खिलाफ इतना भड़का दिया कि आदित्य ने अपने माता पिता की एक न सुनी और न जाने अपनी पत्नी की बातों में आकर प्रेमलता जी और हरिप्रसाद जी को क्या क्या कहकर वह घर से बाहर अलग घर लेकर चले गए। अब हरिप्रसाद जी और प्रेमलता जी दोनों को बहुत बुरा लगा कि एक तो उनकी इकलौती औलाद और ऊपर से वह एक बेटा भी एक ही शहर में अलग रह रहा है। आदित्य शुरू शुरू में हफ्ते में एक बार अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। फिर धीरे धीरे यह समय 15 दिन और फिर 1 महीने में एक बार फ़ोन करता था। उसे देखने के लिए उनकी आंखें तरस जाती थीं। हरिप्रसाद जी और प्रेमलता जी भी अब बुजुर्ग हो चले थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन उनके इकलौते बेटे को अपने माँ बाप की कभी याद भी ना आई। इसी तरह समय बीता और धीरे धीरे इसी तरह 10 साल बीत गए। पहले जो आदित्य फ़ोन कर लिया करता था अपने माता पिता के पास, अब उसके पास अपने माता पिता का हाल चाल तक पूछने के लिए समय नहीं था। और फिर जब बहुत दिन हो गए और आदित्य का कोई फ़ोन नहीं आया, फिर पता चला कि उसका तबादला दिल्ली हो गया है और वह वहीं पर शिफ्ट हो गया है। अब तो प्रेमलता जी ने अपने बेटे से मिलने की उम्मीद भी छोड़ ही दी थी। बस यही सोचकर मन को समझा लेती कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो खुश तो है। बेटे के इसी गम में हरिप्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि पिता की मौत हो जाने पर भी आदित्य अकेले ही आया और सारे कार्यक्रम निपटाकर चला गया। एक बार भी नहीं पूछा, माँ आप अकेले कैसे रहेंगी, मेरे साथ चलिए। खैर, जल्दी आदित्य ने सारे प्रोग्राम ख़त्म किए और उल्टे सीधे काम ख़त्म करके वह वहाँ से चला गया। प्रेमलता जी इतने बड़े घर में अकेली रह गईं। पिता की मौत के बाद जब आदित्य वहाँ आया, तब प्रेमलता जी को लगा कि शायद उनका बेटा अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वह उन्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन प्रेमलता जी की यह उम्मीद शायद कुछ ही समय के लिए थी। एक बेटा जिसको उन्होंने बचपन से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वह अपने पैरों पर खड़ा है, उसको ज़रा सा भी ख्याल ना आया कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है। आज वह अपनी माँ को ऐसे समय पर अकेला छोड़ चुका था जब उसकी माँ को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले कम से कम उनके हरिप्रसाद जी उनका सहारा थे। बेटे के जाने के बाद दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथी थे, लेकिन अब तो वह भी उनका साथ छोड़ गए थे। प्रेमलता जी इतने बड़े घर में अकेली नहीं रह पा रही थीं। घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि घर को किराए पर दूंगी। उसने अपने सामान को एक कमरे में रख दिया और बाकी के कमरे किराए पर चढ़ा दिए।
उनके घर में 3 किराएदार थे। कल ही एक ने खाली किया था और लोगों की लाइन लगी हुई थी। एक तो घर का किराया कम, ऊपर से शहर के बीचों बीच स्थित था। प्रेमलता जी खाना बना रही थीं कि डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किराए के लिए मकान देखने कोई आया होगा। डोर ओपन करके देखा तो पति पत्नी खड़े हुए थे। शायद नई नई शादी हुई थी। दोनों लड़का लड़की लगभग उनके बेटे और बहू के बराबर ही रहे होंगे, या यूं कहो कि उन दोनों की उम्र आदित्य और अंजलि के जैसी ही रही होगी। जब प्रेमलता जी ने उन्हें देखा तो आदित्य की याद आ गई थी। बिना कुछ सोचे उन्हें घर किराए पर दे दिया। दोनों नौकरी करते थे। जब से वे दोनों पति पत्नी प्रेमलता जी के घर में आए थे, तब से प्रेमलता जी को एक भी दिन मौका ही न मिला और ना ही कभी भी समय मिला कि प्रेमलता जी उनसे उन दोनों के बारे में कुछ पूछ सकें या फिर उनसे बातें कर सकें। लेकिन हाँ, वे दोनों बात करने के किसी भी मौके को नहीं छोड़ते थे। उस थोड़ी सी बातचीत के दौरान ही पता चला कि दोनों के ही माता पिता बचपन में उन दोनों को छोड़कर चल बसे थे और वे दोनों ही अनाथ हैं। एक ही अनाथ आश्रम में रहा करते थे, साथ साथ बड़े हुए और जब पढ़ लिख गए तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लगा ली और नौकरी लगने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। उनको यहाँ रहते हुए थोड़ा समय हो गया था तो वह प्रेमलता जी से बहुत घुल मिल गए थे। वह प्रेमलता जी को अपनी माता जी की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ आने के बाद ही प्रियंका कंसीव हुई। प्रेमलता जी दिन रात अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल किया करती थीं। यहाँ तक कि वे अपने घर में ही खाना बनाकर खिलाती थीं। उसी समय अर्नव ने कहा कि माँ, हम दोनों के माता पिता नहीं हैं। प्रियंका की डिलीवरी के समय आप हमारा साथ देंगी ना? एक तो अर्नव और प्रियंका दोनों ही अनाथ थे। ऊपर से अर्नव ने जितने प्यार से उन्हें माँ कहकर पूछा, प्रेमलता जी अर्नव को मना नहीं कर पाईं। उनके अंदर की ममता जो बहुत समय पहले आदित्य और अंजलि के लिए अधूरी रह चुकी थी, आज जब अर्नव और प्रियंका ने उन्हें माँ कहा तो उन्होंने भी उन दोनों को अपने बेटे और बहू की तरह ही दर्जा दिया। प्रेमलता जी अर्नव और प्रियंका के साथ रहकर बहुत खुश थीं। उन्होंने खुशी खुशी उनकी मदद की। प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम नीरजा रखा गया। प्रेमलता जी ही उसकी देखभाल करने लगीं। अर्नव और प्रियंका निश्चिंत होकर ऑफिस जाने लगे। हालांकि प्रियंका एक कामकाजी लड़की थी, लेकिन वह प्रेमलता जी के साथ आकर घर पर उनका पूरा हाथ बंटाती। जितना हो सकता वह उतना काम किया करती। हालांकि प्रेमलता जी ने उसे कई बार मना भी किया, पर वह यह कह देती कि माँ, अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं उनसे इतना सारा काम अकेले करवाती? अब प्रेमलता जी सोच में पड़ जाती थीं। खैर, धीरे धीरे नीरजा बड़ी होने लगी। अब नीरजा प्रेमलता जी को दादी कहकर बुलाती थी। अर्नव और प्रियंका माँ कहकर संबोधित करते थे। प्रेमलता जी भी अब ऐसा महसूस करने लगीं जैसे वह अपने बहू बेटे के साथ हैं। अर्नव का प्रमोशन हुआ और उसका शहर के ही दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब अर्नव और प्रियंका ने प्रेमलता जी से कहा कि माँ, हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। मैं रोज़ उतने दूर से आ जा नहीं सकता हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए प्रेमलता जी का आशीर्वाद लेकर वे लोग चले गए थे।
हाँ, वे लोग वीकेंड में आकर प्रेमलता जी के साथ समय बिताकर जाते थे। अब प्रेमलता जी को अकेलापन महसूस नहीं होता था। अर्णव और प्रियंका ने उनके वर्षों के घाव पर मरहम का काम किया, वरना जहां अपना सगा बेटा और बहू शहर में रहते हुए भी उन्हें इतनी चिंता न थी कि हमारी बूढ़ी माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी। वहीं अर्णव और प्रियंका को जैसे ही छुट्टी मिलती, वे अपनी माँ यानी कि प्रेमलता जी के पास आ जाते। अब प्रेमलता जी को भी लगने लगा कि उनका भी कोई परिवार है। जब अर्णव और प्रियंका घर आते थे तो 2 दिन अच्छे से कट जाते थे। एक वीकेंड जब वे आए तो उन्होंने बताया कि प्रियंका फिर से माँ बनने वाली है और आपकी मदद की ज़रूरत है। बस फिर क्या था, प्रेमलता जी ने हाँ कह दिया था। अब प्रेमलता जी अर्णव के साथ उन्हीं के घर चली गईं और अर्णव और प्रियंका के साथ उस घर में ही रहने लगीं। उन्हें बेटा पैदा हुआ। 5-6 महीने उनके साथ रहकर अजय की देखभाल की। अब प्रेमलता जी ने सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। यह सोचकर वे उस दिन प्रेमलता जी प्रियंका की रसोई में खाना बना रही थीं और खाना बनाने के बाद फिर उन्होंने नीरजा के लिए नए नए तरीके के कुछ स्नैक्स बनाए कि नीरजा आई और कहने लगी, दादी आप क्या बना रही हैं? नीरजा, मैं तेरे लिए स्नैक्स बना रही हूँ। जब तुम स्कूल से आओगी तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए चाहिए है ना? माँ अजय के साथ व्यस्त रहेगी, इसीलिए तुम्हारी पसंद की चीज़ें बना रही हूँ। माँ को तंग मत करना, समझी नीरजा? दादी आप यहीं रह जाओ, हमें आपके साथ रहना अच्छा लगता है। उसी समय अर्णव और प्रियंका भी आ गए। माँ, हम अनाथ थे, आपने हमें माँ का प्यार दिया है। आप हमारे साथ रह जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। प्रेमलता जी ने कहा, देखो बच्चों, अभी मैं स्वस्थ हूँ, सब काम करने में सक्षम हूँ। कल मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं तुम लोगों पर बोझ बन जाऊंगी, है ना? तब अर्णव और प्रियंका ने कहा, माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी माता पिता भी बच्चों पर बोझ होते हैं क्या? आपने उस दिन हमें गले लगाया था जब हमारा कोई नहीं था, और इस शहर में जब हम बिल्कुल अनजान आए थे तो आपने हमें रहने के लिए पनाह दी थी, और आप कह रही हैं कि आप हम पर बोझ बन जाएंगी? नहीं, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आप यहीं रुक जाओ, हमारे पास। उन्होंने माँ को गले लगाया और कहा कि आप हमारे लिए बोझ नहीं बन सकती हैं, आप तो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आई हैं। उन दोनों की बातों को सुनकर प्रेमलता जी उनसे मना नहीं कर पाईं और फिर हंसते हुए प्रेमलता जी अर्णव और प्रियंका से बोलीं, बस करो, अब रुलाओगे क्या? चलो, मुझे कुछ काम है, कम से कम वह काम तो खत्म कराऊं। फिर प्रेमलता जी ने कहा, 2 दिन में आ जाऊंगी, वहाँ कुछ काम है उसे पूरा कर लूं। अब प्रेमलता जी अपने घर गईं और अपना थोड़ा सा सामान लिया और यह कमरा भी किराए पर देने का निश्चय किया और अपने बेटे बहू के घर की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए। आज वह अपने मुंह बोले बेटे बहू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, और वहीं उनके अपने सगे बहू बेटे ने उनकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। पहले प्रेमलता जी इस बात पर बहुत दुखी हुआ करती थीं, लेकिन अब भगवान की दुआ से उनके पास आदित्य से कहीं अच्छा बेटा अर्णव
और अंजलि से कई लाख गुना अच्छी बहू प्रियंका थी। अपने पोते पोती के साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, जीवन में केवल खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। कई बार इंसान खून के रिश्तों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और तब इंसान पूरी तरह टूट जाता है जब वही रिश्ते उम्र के एक पड़ाव पर आकर आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दें, या उस स्थिति में आपको अकेला छोड़ दें जब आपको अपने अपनों की, अपने रिश्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस वक्त में जो व्यक्ति आपका साथ दे वास्तव में वही आपका अपना होता है। फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति का आपसे कोई खून का रिश्ता है या नहीं, पर असल में वही रिश्ते सच्चे रिश्ते होते हैं जो आपकी मुसीबत के समय मदद करें, आपका साथ दें, आपकी मुश्किल भरे दिनों में आपको अकेला ना छोड़ें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।